नमस्कार, इंडिया हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। उत्तर प्रदेश के इस खास डिबेट में आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर की, जहां केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया। इस एक्ट पर बहस छिड़ी हुई है। अगर सरकार एक्ट में संशोधन करती है तो सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यूपी में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और इससे जुड़े विवाद हैं। यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की कुल 2.32 लाख संपत्तियां हैं। इनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 10,386 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की मुरादाबाद में 3,603 संपत्तियां हैं। चलिए आपको ग्राफिक से समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से जिले हैं जहां सबसे अधिक संपत्ति है। तो लखनऊ में 3,603 संपत्तियां हैं, मुजफ्फरनगर में 1,260 संपत्तियां हैं, तो फर्रुखाबाद में 1,203 संपत्तियां हैं, वहीं जौनपुर में 1,156 संपत्तियां हैं, तो गाजीपुर में 962 संपत्ति है। तो लगातार हम आपको वो संपत्ति दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं, क्योंकि पूरे देश में यदि वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है तो उत्तर प्रदेश में है। तो हमने आपको उन 5 जिलों के बारे में बताया जहां वक्फ की सबसे अधिक संपत्ति है। यदि किसी संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो उसे पहले वक्फ बोर्ड अपने स्तर से देखता है। वक्फ बोर्ड के फैसले से असंतुष्ट होने पर ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट होने पर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मसलन उत्तर प्रदेश में वक्फ से संबंधित 26 मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच में लंबित हैं। 71 मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित है। वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 308 मामले लंबित हैं। इनमें ज्यादातर मामले कब्जे को लेकर है। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान आया है। हम लोगों का बुनियादी तौर पर मानना ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और जितने भी वक्फ एक्ट में कवानीन हैं, लॉज हैं, वो मोर देन इनफ है फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। अब इस वक्त जो ये एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें जो वक्फ बोर्ड बनता है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोर्ड होता है, जिसमें कि 2 MPs, 2 MLAs और 2 गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 2 बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, 2 मुतवल्ली अपने रिप्रेजेंटेटिव अमंग द मुतवल्लीज के बाकायदा इलेक्शन से उनको इलेक्ट करते हैं। वक्फ अधिनियम संशोधन में देश की जनता की मांग थी, ये देश की मांग है और उसके चलते जब जब कोई अमेंडमेंट होता है वो देश की जनता की मांग होती है। इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट जो हुए वो किसी विशेष एक समुदाय के लिए किए गए या विशेष एक वर्ग के लिए किए गए, तुष्टीकरण के लिए किए गए, क्योंकि कांग्रेस इसके लिए माहिर है और कांग्रेस ने जितने अमेंडमेंट किए उसमें यही सब हुआ और इसी के चलते बोर्डों को अपार शक्तियां दे दी गई और वो उन शक्तियों का दुरुपयोग कराया गया कांग्रेस के जरिए। जहां जहां उनकी सरकारें रहीं, जब जब सरकारें रहीं, उसका बहुत दुरुपयोग किया गया। इसलिए पूरे देश से आवाज उठी कि इस अधिनियम में संशोधन लाया जाए और संशोधन के तहत लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, जहां तक के वक्फ बोर्ड के हित की बात है, जहां तक के वक्फ बोर्ड की बका की बात है, तो उसके अंदर ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड पूरी तरीके से हिमायत करेगा। जहां वक्फ बोर्ड के हित की बात नहीं है, जहां के ऊपर संशोधन की बात है, वो 40 संशोधन कहाँ से आ रहे हैं, वो 40 संशोधन कैसे हैं, तो अगर से वो वक्फ के खिलाफ हैं तो शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से उसकी मुखालिफत करेगा। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ वक्फ के अंदर धांधलियाँ तो हैं, वक्फ के अंदर गड़बड़ियाँ तो हैं, वक्फ के नंबर डिलीट किए जा रहे हैं। वक्फ के नंबर खाली डिलीट नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि भूमाफियाओं का पूरी तरीके से वक्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और भूमाफिया वक्फ नंबर डिलीट करके ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं और पूरी तरीके से वो वक्फ को अपनी जाती मिल्कियत समझ के उसको इस्तेमाल कर। सरकार ने आज वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला। इस दौरान जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी विस्तार से बताया कि इन विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी।
तो विपक्ष से समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का कौन कौन समर्थन किया और कौन इसके विरोध में खड़ा रहा। तो देखिए, जिस प्रकार से किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में लाया और उसके बाद से ही विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया। मोदी सरकार ने आज वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा, सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टे नहीं करते, जो भी पॉइंट उन्हें ऑब्जेक्ट किया उसे क्यों एडमिट क्यों नहीं होना चाहिए, इसे संक्षेप में बताना चाहता हूं। और एक एक पॉइंट करके उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने सारी सवालों के जवाब दिए, विपक्ष के जो भी सवाल थे। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, किसी में भी धार्मिक बॉडी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। इसमें हमने जो बदलाव किए हैं, किसी का हक छीनना तो छोड़ दीजिए, जिसको हक नहीं मिलता है उनको देने के लिए यह बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुस्लिम समुदाय में जो पिछड़े हैं उनके लिए, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला उनको इसमें जगह दे, इसके लिए इस बिल को लाया गया है। तो वहीं किरण रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष ने जो तर्क दिए हैं, इस बिल का विरोध करते हुए वो स्टैंड नहीं करते हैं। इस बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है, किसी का हक छीनने के लिए नहीं है। जिनको दबाकर रखा गया था उसको जगह देने के लिए बिल लाया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि कॉन्क्रीट में है, भारत सरकार को बिल लाने का अधिकार है। तो बड़ी बात कही है किरण रिजिजू ने कि इस बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये किसी भी धर्म में दखल नहीं करता है, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, जबकि जिनका हक दबाकर रखा गया है उनको हक दिलाने के लिए इस बिल को, इस संशोधन को लाया गया है। तो आज हमने देखा लोकसभा में किस प्रकार से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा था लगातार, और उसके बाद में सरकार की तरफ से जवाब आया है। सरकार ने कहा है कि देखिए, हम इसे जल्दबाजी में लेकर नहीं आए हैं, हमने हजारों लाखों लोगों से प्रतिक्रियाएं ली, उसके बाद में हम इस बिल को लेकर आए हैं। तो विपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में यह देखा जाएगा कि किसने इस बिल का समर्थन किया था और कौन इसके विरोध में खड़ा था। तो देखिए किस प्रकार से लोकसभा में जब इस बिल को पेश किया गया तो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। हर पार्टी की तरफ से आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं सामने आई, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया है। तो वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमने कई लाखों लोगों से इस पर प्रतिक्रियाएं ली, लोगों से राय जाना और उसके बाद में फिर हमने इस बिल को लाया। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि कल रात भी उनके पास मुस्लिम डेलीगेशन आया था और उसके बाद में उनसे बातचीत करने के बाद में ही सरकार इस नतीजे पर पहुंची है। और 10 साल से इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद में वक्फ बोर्ड की ये जो संशोधन है उसमें वो लाया गया है, बिल पेश किया गया। तो उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए। तो किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने जो तर्क दिए हैं, इस बिल का विरोध करते हुए स्टैंड नहीं करते। इस बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, जिनको दबाकर रखा गया है उनको जगह देने के लिए बिल लाया गया है। तो पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि मानसून सत्र में सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का जो बिल है वो ला सकती है, और आज लोकसभा में किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। तो देखिए किस प्रकार से आपने सुना कि अलग अलग राजनीतिक नेताओं की इस पे प्रतिक्रिया आ रही है। इसके अलावा हमने मुस्लिम बोर्ड के भी मेंबर्स की आपको प्रतिक्रिया सुनाई, यानी कि अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्मा चुकी है। तो अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रदीप भटनागर जी हैं और वहीं समाजवादी पार्टी से शौकत अली हैं। सबसे पहले शौकत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी संशोधन किया गया है, फिर चाहे वो 1995 में हो, 2013 में हो, तो इस बार ऐसा क्या अलग है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, पहले जो संशोधन हुए वो जनता के हित के लिए संशोधन हुए,
बोर्ड के हित के लिए संशोधन हुए। आज जो संशोधन हो रहे हैं वो अपने अमीर दोस्तों के लिए संशोधन हो रहे हैं, जनता के हित के लिए संशोधन नहीं हो रहे हैं। मुझे एक वो आर्टिकल पढ़कर सुनाइए, जो आर्टिकल 40 है वो पढ़ के सुनाइए। उसमें कहाँ ये कहा गया है कि जनता को हित नहीं होगा, कहाँ कहा गया है कि जनता को फायदा नहीं पहुंचेगा। अरे जो बोर्ड के नियम है उसमें तमाम ऐसी लाइनें हैं, तमाम ऐसे आर्टिकल हैं जिसके पास जो चीजें हैं वो नहीं जीत जा सकती है। तो सर लेकिन उसमें ऐसा भी तो नहीं कहा गया है ना कि जो जमीन है वो उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा, जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। मैं उसमें कई लाइनें मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़े विद्वान साथी हैं, वो ड्राफ्ट पढ़कर सुनाए। क्या ऐसी धाराएं जिस वो कौन से आर्टिकल चेंज कर रहे हैं वो पढ़कर सुनाए। अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो सारे आर्टिकल हटाए जा रहे हैं जिससे उनको दिक्कत हो रही थी। जिन आर्टिकल के माध्यम से उस बोर्ड को में घुस नहीं पा रहे थे, उन जमीनों पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे, उन जमीनों को बेच नहीं पा रहे थे, उन जमीनों को लीज नहीं कर पा रहे थे, उन सारे आर्टिकलों को हटा के अपने सहूलियत के हिसाब से धाराएं रखना, अपने सहूलियत के हिसाब से राष्ट्र बनाना, अपनी सहूलियत अपने दोस्तों को कैसे फायदा पहुंचाए, तो इस पर काम कर रही सरकार। जनता के लिए काम नहीं कर रही सरकार, बोर्ड के लिए काम नहीं कर रही सरकार। चलिए प्रदीप भटनागर जी इसे जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने करीबी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें संशोधन लेके आए। जवाब दीजिए। ये कांग्रेस है ना? समाजवादी पार्टी से है सर। समाजवादी पार्टी समस्या सबसे बड़ी है, ना तो ये मुसलमानों के है, ना ये पीटी है, ना ये हिंदू के है, ना ये हिंदुओं के, किसी के नहीं है। केवल ये वोट के राजनीति के। इन्हें कुर्सी चाहिए क्योंकि पारिवारिक पार्टी है, कभी पापा बैठेंगे, कभी भैया बैठेंगे और कभी भाभी बैठ। हेलो, हाँ जी सर, बात रखिए आप अपनी। कहना पड़ रहा है कि आप इनसे पूछ रहे हो ड्राफ्ट से किसको फायदा होगा, ये बात नहीं उठा सकता। हमें ये अब ये सिखाएंगे। शौकत जी आप उन्हें जवाब देने दीजिए। सुन लेते हैं सर, पहले आपको बिल्कुल समय मिलेगा सर, अभी शुरुआत हुई है बहस की, अभी आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, अभी आप जवाब दीजिएगा। पहले सुन लेते हैं प्रदीप जी जवाब क्या दे रहे हैं। आपने आरोप लगा दिया ना सर, आपने आरोप लगा दिया, अब जवाब सुन लेते हैं। शौकत अली जी में ज्यादा बोलने की समस्या है बीच में, और हमें इस टाइप का नेचर ना तो सिखाया गया है ना बताया गया है कि आप कोई बोले सुने उसको। सर डायरेक्ट काउंटर मत कीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। हाँ, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं आप मुझे जवाब दीजिए, डायरेक्ट एड्रेस मत कीजिए। क्या आप किसी की जमीन को आप हड़प लेंगे और वो न्यायालय भी नहीं कर सकता? न्याय भी करेगा तो क्या नाम वक्फ बोर्ड ही करेगा। जमीन भी उनकी, वक्त भी उनका, बोर्ड भी उनका, न्यायालय भी उनका, आदमी भी उनके, सब कुछ उनका। सामने वाला तो पागल है। यहाँ तो ना तो क्रिश्चियन रहता, ना यहाँ हिंदू रहता, ना यहाँ सिख रहता, ना कोई बौद्धिस्ट रहता, ना जैन रहता, सब कुछ वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड ही ऐसा सब चीजों करेगा। तो ये तो आपको ही पता फैसला कैसा होगा। तो उसमें संशोधन की जरूरत है। अगर आपत्ति है तो मुझे ये बता दीजिए कितने निजामों ने आपको जमीन दे दी, कितने इमामों ने आपको जमीन दे दी भाई? कितने कुंवर थे उत्तर प्रदेश, कितनी जमीन दे दी आपको? तो 10 नाम गिरा दीजिए, कोई इमामों के, कोई जो नवाब हो पुराने उनके, वो आपको जमीन दे गए हो। तो वक्फ बोर्ड में इतनी जमीन आई कहाँ से? इसकी जांच होनी चाहिए। अरे भाई वक्फ बोर्ड की शौकत जी देखिए, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो भी वक्फ बोर्ड के पास में जमीन है उसकी जांच होनी चाहिए। तो सर जांच से परहेज क्या है? क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे मामले हैं जो अभी भी निलंबित हैं और लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जमीन पे कहीं ना कहीं कब्जा किया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से। तो जांच इसकी होनी चाहिए। तमिलनाडु में हुआ। सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं प्रदीप जी सुन लेते हैं, शौकत जी को भी सुन लेते हैं। बहुत विद्वान प्रवक्ता है, उन्हें जानकारी अधूरी, उन्हें ये जानकारी नहीं कि ये वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है और सरकार का क्या उसमें हस्तक्षेप होता है। इन्हें जानकारी नहीं, इनको थोड़ी जानकारी और पहुंचा दीजिएगा। उसमें कितने सदस्य होते हैं और वो सदस्य किसके लिए काम करते हैं ये भी इनको जानकारी पहुंचा दीजिएगा। उन सदस्यों को बनाने का कौन सा देखिए, सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है उसके अंदर। किसने कह दिया नहीं होता है? किसने आपको ये जानकारी दे दी? तो जानकारी ना हो तो उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए आपको। आप कहिए कि हमें आर्टिकल 40 में पढ़ना। हेलो, क्या बोला? मैं सुन नहीं पाया। हेलो शौकत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैंने कहा अभी मैंने इनसे बहुत साफ शब्दों में जवाब पूछा कि आप मुझे वो ड्राफ्ट के सारे आर्टिकल पढ़कर सुना दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी जो ड्राफ्ट लेके आई, जो धाराएं बदल रही। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये ड्राफ्ट बनाया गया है। शौकत जी आप मुझे बताइए ना, आपको उस ड्राफ्ट में किस पॉइंट से आपको दिक्कत है? फायदा पहुंचाने के, सिखों को पहुंचाने के लिए बनाया गया, क्रिश्चियन को पहुंचाने के लिए, किसको पहुंचाने के लिए? सीधे सीधे कह रहा हूं मैं, आरोप लगा रहा हूं अपने अमीर दोस्तों को जमीन कहते बेची जाए, इसमें काम हो रहा है।
सरकार इसके लिए काम नहीं करती है कि किस गरीब को क्या फायदा पहुंचाया जाए। इसके लिए काम कि अमीर दोस्त नाराज ना हो जाएं, कई करोड़ हजार करोड़ दिए हैं ऐसे मान जाएंगे हम। शौकत जी, अपने हिसाब से काम करोगे। ड्राफ्ट में आपने ऐसा कौन सा पॉइंट पढ़ लिया जिसको पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है? शौकत जी सुनिए, तो उस पूरे ड्राफ्ट में आपने ऐसा कौन सा पॉइंट सुन लिया या पढ़ लिया जिसको लेकर आपको आशंका है कि अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाया जाएगा? ड्राफ्ट हम बना रहे हैं, सरकार बना रही है। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप तो आप लगा रहे हैं ना। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, इतने साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ कि ड्राफ्ट आपने बनाया तो आपको पढ़ के सुनाना भी पड़ेगा ना कि जनता के लिए है, ये किसी अमीर दोस्त के लिए नहीं। आप पढ़कर सुनाइए, क्यों नहीं सुना पा रहे हैं आप? किस बात का है? किरण रिजिजू ने जवाब दिया तो था, सुना नहीं था आपने क्या? ये बताएंगे कि हाँ ये जनता के हित के लिए है, जनता का इससे कोई नुकसान नहीं। अब सर देखिए यही होता है। शौकत जी मेरी बात तो सुनिए, अब संसद में यदि आप हंगामा कीजिएगा, जब जिस वक्त पे किरण रिजिजू पेश कर रहे थे, सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, उस वक्त पे आप हंगामा करने पे ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए हो सकता है कि आपसे शायद चुक गया वो पॉइंट्स जिसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। चुका, मैंने कहा कोई पॉइंट नहीं चुका। भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि कैसे उन जमीनों को लीज और बेचा जाए, वरना एक बात बताइए, इस तमाम शहर में आदिवासियों के पास जमीनें नहीं है, जो जंगल में मकान बना के रह रहे हैं, जब वो बनाने जाएंगे तो यही वन विभाग वाले आ जाएंगे, कैसे बना रहे हो आप, ईंट कैसे लगा दिया आपने, झोपड़ी डाल के रहो। तो सरकार तो नहीं कहती है कि अरे नहीं वो बना रहा हो, गरीब आदमी उसको बनाने दीजिए, जंगल तो खाली पड़ा है ना। आदिवासी कोई मकान बनाने लगे तो यही वन विभाग के लोग पहुंच जाते हैं, कैसे बना लिया तुमने, ईंट कैसे रख दी, तुमने यहाँ कैसे बना लिया, तुमने वहां, उनके लिए तो कानून कोई नहीं बनाया आपने। ये पूछो ना, सीधे सीधे कह दो साफ तौर पे कि आदिवासियों के लिए जमीनें नहीं है, दलितों के लिए जमीनें नहीं है, तमाम शहर के अंदर बंजर जमीनें पड़ी, कोई एक दलित मकान बना के दिखा दे, हैसियत हो तो कोई एक आदिवासी मकान बना के दिखा दे, नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इनके सरकारी नुमाइंदे उन्हें फायदा नहीं देना चाहते हैं, सरकार उनको फायदा नहीं देना चाहती। लेकिन अमीर दोस्तों कैसे फायदा दिया जाए, उसके लिए सदन में कानून बनाया जाएगा। ये ना आप कह रहे हो धनवान व्यक्ति उन्हीं की दावत खाने गए थे ना अखिलेश यादव, जिससे आप बात कर रहे हो ना, अखिलेश यादव भाई गए थे ना, जो रिटर्न में करोड़ों रुपए गिफ्ट भी लेके आए, और यहाँ उन्हें आप बैठे पूछ रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ऐसे तो। दुर्भाग्य है कि जवाब नहीं होता है तो एलिगेशन लगता है। अभी ड्राफ्ट हम तक नहीं पहुंचा है, मगर ड्राफ्ट में जो भी आएगा देश हित में आएगा, देश के लिए अच्छा आएगा। शौकत जी देखिए, वक्फ की जमीनों का यदि सीधे तौर पे गरीबों को फायदा मिलता तो फिर सही था सर, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे अवैध कब्जे की भी बात सामने आई है, तब इसकी जांच तो होनी चाहिए ना सर। और यही अगर संशोधन में लिखा गया है कि हर पहलू की जांच होनी चाहिए, तो इसमें समस्या क्या है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बचपन में हम लोग एक टॉफी खाते, उसका नाम होता था लॉलीपॉप। ये लोग बातें बहुत, उससे खाने से क्या होता है, मजा बहुत आता था, पेट नहीं भरता था उससे कभी। तो आज वही भारतीय जनता पार्टी बातें बहुत अच्छी करती है, इतनी अच्छी बातें करती है कि आपका मन मोहित हो जाएगा, लेकिन आपका हित होगा ये आपकी गलतफहमी है। तो वो टॉफी और इनकी बातों में कोई ज्यादा अंतर नहीं, खाने में मजा बहुत आता था, पेट नहीं भरता था, इनकी बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन हित का हमारा कहीं। ठीक है शौकत जी, हमारे पास में समय इतना ही है, प्रदीप जी से आखिरी जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी देखिए, मायावती जी की तरफ से भी आरोप लगा है, मायावती जी ने कहा है कि सरकार जल्दबाजी में इस बिल को लेकर आई है, इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष जो है ये केवल कुर्सी दिखती करती है, जनता नहीं दिखती है। ये लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, 5 मुख्यमंत्री लॉलीपॉप बांट रहे, पूरे प्रदेश को 5 अखिलेश यादव ने लॉलीपॉप बांटा, लॉलीपॉप बांट के ये लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं। जो समुदाय, मुस्लिम समुदाय ने इनको जिताया, उसके लिए कभी भी ये बात कर रहे थे कि देश के जो रईस है, पैसे वाले, जो धनवान व्यक्ति, वही अखिलेश यादव गए थे उनके दावत खाने के लिए, तो अखिलेश जी ने पूछ लिया क्यों गए थे। ठीक है सर, समय की हमारे पास में कमी है। ये जनता की पुकार है। प्रदीप जी समय की कमी है, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है सर, ठीक है, क्या काम है देश में, ठीक है, ठीक है, हिंदुओं के यहाँ पे क्यों होना चाहिए वक्फ बोर्ड यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप संशोधन लेके आए हैं, अब देखिए विपक्ष की तरफ से इस पे क्या आगे भी रवैया रहता है। खत्म होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, प्रदीप भटनागर जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अली जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से वक्फ बिल में सरकार जो है वो संशोधन लेकर आई है, पेश किया आज लोकसभा में, उसके बाद से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया, और हंगामे के बीच में किस प्रकार से किरण रिजिजू ने एड्रेस किया, और किरण रिजिजू ने बताया कि देखिए इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं पहुंचाया गया है। सरकार इसे मुसलमानों के लिए, और विशेषकर वो मुसलमान जो जमीनी स्तर पे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको जरूरत है, उनको ध्यान में रखकर वक्फ बोर्ड में संशोधन लाया गया है। तो देखिए इसके अलावा किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने जो तर्क दिया है इस बिल का विरोध करते हुए, वो स्टैंड नहीं करते हैं। इस बिल में संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है, ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है,
किसी का हक छीनने के लिए भी इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि इसमें कहीं ना कहीं संविधान के प्रावधान के साथ उल्लंघन है। तो उसको लेकर भी किरेन रिजिजू ने जवाब दिया और कहा कि इससे संविधान के किसी भी जो उसमें प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया गया है। ये किसी भी धर्म में दखल नहीं है, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि हक दिलाने के लिए ये बिल जो है वो संशोधन जो है वो लाया गया है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इस प्रावधान, इस जो भी संशोधन हुआ है सरकार की तरफ से, इसे पेश किया गया लोकसभा में, उसके बाद से किस प्रकार से लगातार विरोध किया जाने लगा। विपक्ष की तरफ से हो, जो सवाल किए जा रहे थे उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से भी अब उसका जवाब आया है। सरकार ने एक एक करके सारे पॉइंट्स का जवाब दिया है। किरेन रिजिजू जब बिल को पेश कर रहे थे उस वक्त पे उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब दिया जिसका विपक्ष सवाल उठा रहा था। वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास में कई मुसलमान जो हैं वो हमसे बात करने के लिए आए, उन्होंने हमसे बातचीत की और उसके बाद में कल रात भी मैं उनके साथ में बैठा रहा, उनसे मैंने चर्चाएं की संशोधन के विषय में और उन्होंने उसका स्वागत किया था। देखिए, किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने लंबा इंतजार किया, करीब 10 सालों के बाद में हम इस संशोधन को लेकर आए हैं। इस बीच हमने कई मुसलमानों से भी बातचीत की, कई लोगों से बात की, समाज के हर वर्ग से बात करने के बाद में करीब लाखों लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने के बाद में हम इस वक्फ बोर्ड में संशोधन लेकर आए हैं। हमारे साथ लखनऊ से राशिद सिद्दीकी भी जुड़ चुके हैं। राशिद, देखिए, लखनऊ में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वक्फ बोर्ड में आज जो संशोधन पेश किया गया है उसके बाद से लखनऊ में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगातार जहां पर हमने बात किया लोगों से और हमारे साथ बहुत से लोग इस समय मौजूद भी हैं जो वक्फ बोर्ड से भी जुड़े हैं और जो जिनको ये बिल को लेकर नाराजगी भी है। हमारे पास इस समय मौलाना खड़े हैं, उनसे बात करेंगे पेशवान साहब से। पेशवान साहब, ये जैसा एक बिल एक सरकार ने आज पास किया है, तो क्या लगता है आप लोगों को ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्ताईन। देखिए, औकाफ जो हैं ये हमारे मिल्ली असासा हैं और हमारा बहुत ही कीमती सरमाया है जिसको हमारे आबा व अजदाद और पुरखों ने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसकी खुशी के लिए हम हमारे और आपके लिए जो है वक्त किया है ताकि उनको उसका सवाब मिलता रहे। अब जो ये औकाफ की जायदाद हैं, इन जायदादों में जो उथल पुथल होती है या वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कमियां हैं, असल तो हमारा मकसद ये होना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म मोदी जी से यही दरख्वास्त करेंगे कि बिल को न लाकर बल्कि जो वक्फ बोर्ड हैं उनके कारकुनान को और उनके मेंबरान को सही से काम करने की हिदायत देना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो औकाफ की जायदादें हैं इनमें कोई इनके तरमीम के लिए जो 2013 एक्ट जो लाना चाहते हैं, जिसमें तरमीम करना चाहते हैं, उसकी हम लोग जो है मजम्मत और मुखालिफत करते हैं। इस तरह से 2024 में मौलाना साहब, जैसे कि माना जा रहा है इस संशोधन की किस पॉइंट पे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं लोगों के मन में, आप लोगों के मन में? इसमें सबसे बड़ी बात तो हमारे जो बुजुर्गों ने जो हम लोगों को बताया है, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया, जिसमें पेश जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हम लोगों से, अइम्मा और खुतबा से ये अपील की है कि मुसलमानों को वक्फ की जायदाद से बेदार कराया जाए, क्योंकि ये जायदाद जो है मुसलमानों के असासा हैं। अगर इसमें तरमीम हो गई तो फिर ना हमारी मस्जिदें बचेंगी, न मदारिस बचेंगे, न खानकाहें बचेंगी, न मज़ारें बचेंगी और आगे चलकर हो सकता है कि ये जो एक्ट लाया जा रहा है 2024, तो इसकी वजह से बहुत सारे मठ भी उसकी जद में आ जाएं या इसी तरीके से जो सिखों के गुरुद्वारे भी आ जाएं। तो इसलिए तमाम मुल्क के बाशिंदों को खुश रखने के लिए हमारे वजीर आजम साहब को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। उनसे यही हमारी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है। राशिद जी, कुछ और लोग भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। जी, क्या लगता है जिस तरह से क्योंकि बिल आया है और इस बिल का किस तरह से आप लोग? हम लोग इस बिल से जो है हम लोग समझौता नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जो है इस बिल को वापस लिया जाए। मोदी जी ने जो बिल नया लाया है वो हम लोगों के हित में अच्छा नहीं है और सबका साथ सबका विकास मोदी जी बोलते हैं, तो इसको ख्याल रखते हुए इस बिल को वापस कर। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार निकल के आ रही है वो बोल रही है कि हम बिल लाए हैं, उसमें मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, नहीं, तो क्यों ऐसा डर जैसा महसूस हो रहा है? वो डर है, 100% डर है।
और हम लोगों के मदरसा है, तमाम चीज़ें हैं उसमें जुड़ा हुआ है। जो मौलाना पढ़ाते हैं उनकी फीस आती है और तमाम चीज़ें हैं, वो उथल पुथल हो जाएगा। आशीष जी, इनको स्पष्ट कर दीजिए कि इनकी जो भी जमीनें हैं वक्फ की वो छीनी नहीं जा रही है, वो वक्फ के पास ही रहने वाली है, फिर ये डर क्यों है? वक्फ की जो जमीनें हैं, सरकार कह रही है कि हम वो जमीनें आपकी छीन नहीं रहे हैं, वो वक्फ के पास ही रहेगी। बस उसमें हम नियम और कानून में थोड़ा सा चेंजिंग ला रहे हैं। जिस तरह की जमीनें जो कब्जा होती हैं, जो वक्फ के अंडर में चली जाती हैं, और कई भूमा शिकायतें भी आती हैं, तो इसको लेकर सरकार एक तरफ से अपना पक्ष रख रही है, मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रही है। तो क्या कहना है इसका? इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारे वजीर आजम साहब को वक्फ बोर्ड के, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि मेंबरान को सुधारने की जरूरत है। अगर भूमाफिया हैं या वक्फ की जायदादों में कहीं पर जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो उनको इधर उधर करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको सुधारने की बात करें। संशोधन के माध्यम से तो सुधारेंगे ना, अगर वो सुधर जाएं, एक जगह के वक्फ बोर्ड की बात नहीं, हर जगह का, पूरे इंडिया के, कि अगर वो लोग सुधर जाएं, वो अगर ईमानदारी से, अदल और इंसाफ से काम करने लगें, तो आज न हमारे वजीर आजम साहब को ये बिल लाने की जरूरत पड़ती और न मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत होती। और मुसलमानों के सिलसिले में अगर देखा जाए तो दौरे अव्वल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी के लिए जमीन खरीदी 2 यतीम बच्चों से, और फिर उसके बाद में उसके बगल में एक चबूतरा बना दिया, जो एजुकेशन की जरूरत थी उस वक्त में, तो एजुकेशन के लिए एक चबूतरा बनाया जिसका नाम सुफ़ा था। वो आज भी समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया शौकत जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। मुसलमानों के लिए जरूरी है। देखिए किस प्रकार से शौकत अली बात कर रहे थे लखनऊ में, और वो बता रहे थे आपको कि किस प्रकार से जो लोगों का रिस्पांस है, मुसलमानों का रिस्पांस है, वो क्या है, क्या प्रतिक्रियाएं आपको बता रहे थे। अलग अलग इस संशोधन के बाद से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसको लेकर हम आपको लगातार सुना रहे थे। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हिट। धन्यवाद।